आई थिंक वो जूम रीस्टार्ट करने के चक्कर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। चलो ठीक है। एनीवेज, अभी तक वी हैड जस्ट डन प्रैक्टिस क्वेश्चंस based on last class, so there is nothing new that has been missed. Now let me start today's topic का discussion. अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? हाँ, just a second guys, let me just give me just 1 minute. हाँ, all right. So continuing from last class, बोर्स मॉडल के मैथमेटिकल रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना, इसमें आज मैं आपके साथ में एनर्जी का डिस्कशन करूंगा। नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करना। Let me put the heading as energy of electron in nth orbit, or sometimes, in fact many a times, I will just write this as energy of nth orbit. ठीक है? Now many times synonyms will be used: orbit, shell, ठीक है? Sometimes ऐसे stationary state, different synonyms can be used. They all mean the same thing. Okay? So when I will be talking about, say, energy of orbit, energy of shell, energy of the stationary state, they sub mean the same thing only. Now observe that total energy for the electron will be the sum of its kinetic energy and potential energy. ठीक है? kinetic energy किसकी वजह से आ रहा है? Due to motion that the electron is revolving around the nucleus. Potential energy किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर? This is due to, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है? मे बी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी, बट दिस इज नॉट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। नाउ अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आप लोगों को आता ही है। दिस इज अ इजी डील, दिस इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है? नाउ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आप लोगों को लिखना अभी नहीं आता है। ठीक है? अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर वेरी मच फेमिलियर विद, सो इसका एक्सप्रेशन मैं आपके लिख देता हूं। फोर्स से मिलता जुलता है, बट स्लाइट वेरिएशन इज देयर, सो द एक्सप्रेशन विल बी k into q1, this is the charge of the nucleus, into q2, the charge of the electron, divided by r, the distance between them. K z e, this is the charge of nucleus, into minus e, which is the charge of the electron, upon r. ठीक है? एक्चुअली यहाँ पर
आप लोग बाद में फिजिक्स में सीखोगे, ठीक है, दैट फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है, तो उसी से ये रिजल्ट डिराइव होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अगेन अ फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू take at the face value of it. Now, substitute the results of V and R from previous calculations. So half m into V का एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, if you take it from the last class, ये वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। So as a result इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर। So what you will get, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, you will get 2 pi square m k square e raised to the power of 4 upon h square into z square by n square, ठीक है। Now ऐसे रट्टा नहीं मारना है आपको, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड आप आर का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आर का कौन सा एक्सप्रेशन, जो अपन ने लास्ट क्लास में निकाला था, ये वाला, इस एक्सप्रेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट -4 pi square m k square e raised to the power of 4 by h square into z square by n square, ठीक है। एंड यू विल सिंप्लीफाई दिस, यू विल फाइंड द वैल्यू टू बी -2 pi square। बहुत सिमिलर से एक्सप्रेशन देखेंगे एंड you will find this -2 pi square m k square e raised to the power of 4 upon h square into z square by n square, ठीक है। if you substitute the values of these constants pi m k e h, इन सब की values आप substitute कर दोगे, you will get the answer as -13.6 z square by n square in the units of electron volt, ठीक है। सब्स्टिट्यूट आप सब ऐसा यूनिट्स में करना इन कांस्टेंट्स को, एंड देन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन यूज करना टू गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट विल बी द क्रूशियल एक्सप्रेशन। हाउएवर डू नॉट फॉरगेट व्हाट वी आर सीइंग एज पार्ट ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, देयर आर कपल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स which are a takeaway from this derivation, if not the entire expressions, but you can notice here that total energy is equal to minus of kinetic energy, ठीक है। और you can say total energy का expression is half of potential energy, or you can use that kinetic energy is minus half of potential energy, okay। This is not something which is a general result, this is an observation that you can see based on these expressions, ठीक है। तो sometimes while solving questions you can be, आप या तो total energy का expression कर रहे हो, but you can be asked kinetic energy and potential energy of the electron also, so you can use that, or you can calculate that by using these relationships, ठीक है। right,
हाँ, तो वैष्णव आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग ऑफ अ कॉमन क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है। नाउ लेट मी क्लैरिफाई दैट डाउट अप फ्रंट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन एज वेल एज जो लास्ट क्लास में ये स्पीड का और रेडियस का एक्सप्रेशन था, ठीक है, आपको ये बड़े बड़े वाले एक्सप्रेशंस जो हैं याद नहीं करने हैं अभी के लिए, ठीक है। मतलब आप, मैं खुद भी ये एक्सप्रेशंस याद नहीं करता हूँ। मतलब आपको क्या लग रहा है कि मैं, मुझे रटा हुआ है और मैं लिख रहा हूँ ये रटे हुए एक्सप्रेशंस? द आंसर इज नो। मेरे पास में मेरे नोट्स रखे हुए हैं जिनसे मैंने कॉपी करके ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, ठीक है। आई हैव नॉट इवन सब्सटीट्यूटेड देम, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे। मुझे जो याद रहता है वो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस याद रहते हैं। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे याद रहता है -13.6 z² / n², एंड स्पीड का और रेडियस का ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ये मैं याद रखता हूँ, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला एक्सप्रेशन मैं नहीं याद रखता हूँ, ठीक है। एंड मुझे इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए इसका डेरिवेशन विल बिकम समथिंग दैट इज अ मैटर ऑफ इफ नॉट सेकेंड्स बट अ मिनट और टू, ठीक है। ये जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पर करा है आपको आज डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, आई कैन कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि पहली बार देख रहे हो ना। मतलब ये जो आपने लास्ट क्लास में ये दो इक्वेशंस लिखी, इनको सब्स्टिट्यूट करा और उसके बाद में ये डिराइव करा, ठीक है। मे बी जब मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था, तब मैंने से 5 मिनट लिए होंगे, 5 से 10 मिनट लिए होंगे आपको ये डिराइव करके दिखाने के लिए, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, अगर मुझसे आप पूछोगे कि सर आपको स्पीड का एक्सप्रेशन बताना है, तो मुझे याद रहेगा कि अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन ये होता है। और फिर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा फटाफट फटाफट यहाँ पर, इसको एम वी ये आर से ये आर काट दूंगा, फिर ये आर को इधर लेके जाऊंगा एंड फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड उससे आर का एक्सप्रेशन निकाल लूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो डेरिवेशन वाला पार्ट है जो अभी आपको ट्रिकी लग रहा है, वो एक्चुअली बहुत ईजी है। इट डज नॉट टेक मच टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। बट वो कंफर्ट आपको तभी आएगा जब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेंट्री सेंट्री सर्कुलर मोशन ये सब पढ़ लोगे, ठीक है। देन दीज आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू विल कम अक्रॉस। तो अभी के लिए आई वुड नॉट एडवाइज यू टू रट्टोफाई these big results. I would advise you to focus on these results only, ठीक है। ये जो जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला प्राइमरीली ये आप याद रख लो, ठीक है, यूनिट्स के साथ में। ऑफ कोर्स ये रिजल्ट्स आप याद रख लो जो मैंने येलो में ऐसे करे हुए हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड नाउ रिमेंबर, ठीक है। ये बड़े वाले एक्सप्रेशंस के ऊपर मत फोकस करना, ठीक है। वो जब जरूरत होगी तब अपने आप आपको आने लग जाएंगे। अभी अनड्यू प्रेशर मत डालो खुद के ऊपर, ठीक है। होता है, मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स, अभी बुकलेट में एक दो क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेशन यूज होगा, ठीक है, एंड देन दे विल टेक दैट अनड्यू प्रेशर फॉर दी अपकमिंग टेस्ट और अपकमिंग एग्जाम कि अरे हमें ये एक्सप्रेशंस को रट्टा मारना है। डोंट डू दैट, इट विल बिकम वेरी इजी, इट विल कम नेचुरली टू यू गोइंग फॉरवर्ड। नाउ अभी इस रिजल्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेगेटिव साइन का, ठीक है। लेट मी इलैबोरेट दैट आल्सो। as you can see that the total energy here is coming out to be negative. What does the negative sign mean? यहाँ पर ऑब्जर्व करना, नेगेटिव साइन in total energy expression represents the attractive force, represents the attractive force between nucleus and electron, ठीक है। What you can also understand from it is in the following manner.
in order to remove electron from atom. ठीक है, मतलब R को, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन को यू हैव टू रिमूव का मतलब क्या हो गया, टेक R to infinity, you have to take the electron far away from the atom. So in order to remove the electron, energy needs to be supplied, or you can say work has to be done so as to take the electron away from the nucleus. मतलब आप यहाँ पर observe करना, in fact instead of R also you can say that N approaches infinity, right? So total energy आप ऑब्जर्व करना, मान लो एक मैं कोई यहाँ पर वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, अभी n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखा है एंड इस इलेक्ट्रॉन को आपको एटम के बाहर ही निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, -13.6 z² by 1 square, and energy far away will be 0. So as you can see, the change in energy will always be final minus initial, ठीक है। तो फाइनल 0 है एंड इनिशियल कितना है, -13.6 z² by 1 square. So this comes out to be a positive value, ठीक है। What does this positive mean? This positive means that the energy has to be supplied or work has to be done to take the electron away from the nucleus, ठीक है। We'll be doing such calculations time and again, बट ये पॉजिटिव एज इन ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आपको अब समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, फाइनल इज 0 बिकॉज यहाँ पर आप देखो ना, फार अवे फ्रॉम द एटम, ठीक है। फार अवे फ्रॉम द एटम मतलब n अप्रोचेस इंफिनिटी. If n is a very large value, then the energy approaches 0, है ना, समझ में आया नो? All right. So this was an important result regarding the energy of the electron. Now यहाँ पर notice करना, using this expression there are some important highlights or important takeaways regarding the energy levels of these orbits. So let me capture those important points in the heading, say energy diagram. Okay. Energy diagram of hydrogen atom, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, what is meant by this energy diagram of hydrogen atom. So I'm going to use the expression that we derived above, total energy. Now if you will notice, say this is n equal to 1, and the energy associated with the first orbit will be -13.6 into 1 square by 1 square, that is -13.6 eV, ठीक है। फिर n equal to 2, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल देखना आप, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ज्यादा आएगा, व्हाई, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द नेगेटिव साइंस। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल आएगा -13.6 इंटू हाइड्रोजन का Z तो 1 है एंड सेकेंड ऑर्बिट का n का वैल्यू 2 रहेगा। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -3.4 EV आ जाएगा, ठीक है।
आप ये गैप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर कितना एनर्जी गैप है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑर्बिट. दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 10.2 eV. ठीक है. नाउ अब आप n इक्वल टू 3 पर आ जाओ. You will notice when you do the calculation, energy of the third orbit will be minus 13.6 into 1 square upon 3 square, and then you will put the value, you will get this as minus 1.51 eV. ठीक है. एनर्जी गैप आप नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी गैप थोड़ा कम हो जाएगा. ये रफली 1.9 eV के आसपास आ जाएगा. इसको मैं एक डेसिमल प्लेस तक ही रखता हूँ. चलो, रफली 1.9 eV आ जाएगा. आप n इक्वल टू 4 पे जाओगे. ठीक है. So you will do the calculation of energy of fourth orbit. So that will come out to be minus 13.6 by 16. तो आ जाएगा minus 0.85 eV. तो जो एनर्जी गैप है वो और कम हो जाएगा. ठीक है. एंड n equal to infinity, that is far far away from the atom, will be 0. ठीक है. So because these are with negative sign, यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, बताया था, लोअर एनर्जी और लोअर ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद लोअर एनर्जी. ठीक है. हायर ऑर्बिट हैज हायर एनर्जी. यू हैव टू सी दिस विद द साइन. minus 13.6 is lesser than minus 3.4 eV. ठीक है. तो यहाँ पर what are the key takeaways, एक एक करके नोट करेंगे. As we move away from nucleus, ठीक है, as we move away from nucleus, energy of orbit increases. ठीक है. ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पर हमेशा विद साइन बात करा जाता है. So lower orbit has lower energy while higher orbit has higher energy. ठीक है. This is something that I used in the last class and I said कि मैं derivation में आपको बताऊंगा. So now you understand why is it the case. Another interesting thing to notice here is the energy gaps. ठीक है. As we move away from nucleus, the energy gaps between successive orbits or consecutive orbits, it decreases. So as we move away from the nucleus, the energy gap between successive orbits decreases. जैसा आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, 1 और 2 के बीच में काफी ज्यादा गैप है, फिर 2 और 3 के बीच में कम हो गया, 3 और 4 के बीच में और कम हो जाएगा. कितना आ जाएगा ये? 0.565 eV आ जाएगा. ठीक है. और ऊपर जाते जाओगे तो एनर्जी गैप और कम होता जाएगा. ठीक है. Now this is not to be confused with the distance between the orbits. ठीक है. Please notice ये एनर्जी डायग्राम है. ठीक है. Sometimes students get confused with the radius. तो ये रेडियस नहीं शो कर रहा है, ये एनर्जी लेवल्स शो कर रहा है. ठीक है. इफ यू रिमेंबर रेडियस का एक्सप्रेशन तो कैसा होता था? R is proportional to n square by z.
ठीक है, तो जैसे जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर x है तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4x होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9x होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो उस केस में द स्टेटमेंट वुड बी दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम nucleus, the gap, not energy gap, the actual gap, the gap or distance between successive orbits increases. ठीक है, तो आप ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पर मैंने एनर्जी गैप के बारे में बात करा है एंड यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस के बारे में बात करा है. तो समटाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स डोंट केयरफुली रीड द स्टेटमेंट्स, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, क्या कह रहे हो रावी, यहाँ पर ईवी है, सॉरी माय बैड, ये ईवी है. वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया ना, दिस इज ईवी, 0.85 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम बोर्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, नाउ लेट मी नो योर डाउट्स बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम ओनली. ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा मैं. एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट समझ लिए हैं एंड बोर्स मॉडल के मैथमेटिकल रिजल्ट समझ लिए हैं. मैथमेटिकल रिजल्ट्स में हमने स्पीड का, रेडियस का एंड एनर्जी का रिजल्ट समझ लिया है. ठीक है, एंड उसके साथ एसोसिएटेड कुछ फाइन डिटेल्स हैं जिनको हम लोगों ने एज नोट्स कैप्चर कर लिया है. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, एक सेकंड, किसी ने हाथ रेज किया. हाँ आस्था बोलो. तो एनर्जी गैप कम हो रहा है तो लाइक आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट दैट अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस जितने अंदर वाले हैं. यस, तो आउटर वाले विल बी, या ओके, आई डोंट नो, आई गॉट इट. आउटर वाले विल बी इजियर टू रिमूव. यस सर, एंड लाइक जितना अंदर आता जाएगा इट विल गेट हार्डर बिकॉज आई गॉट. थैंक यू. नाउ ठीक है, एंड इसको सब चीज को समझने के लिए नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, दिस नेगेटिव साइन is very crucial for you to understand that the energy associated with the electron is negative because acha, you might ask me, sometimes students come back after the lecture and they get confused with the concept of, sir, what is negative energy? We don't understand what is meant by negative energy, like can't visualize, can't help understand it. तो यहाँ पर observe करना, the negative energy is actually a consequence of the potential energy. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता. पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग दैट वी डिफाइन एज अ रिलेटिव वैल्यू बाय गिविंग अ सर्टेन रेफरेंस. ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन. if there is no motion, then we can say kinetic energy is zero and kinetic energy will be always positive only. ठीक है, potential energy is something which can be positive or negative because potential energy is defined with respect to a reference. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आप बोल देते हो ना कि से दिस इज h इक्वल टू 0. ठीक है, ये हाइट h इक्वल टू 0 है, तो इसके ऊपर गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. ठीक है, ऊपर जाते जाएंगे तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, और अगर इसके नीचे रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, तो उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं. तो ये आपने रेफरेंस डिफाइन करा एंड उसके रिलेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया. ठीक है, वैसे ही
यहाँ पर आप नोटिस करोगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, सो इफ दीज आर ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डिनोट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, ताकि अगर मुझे सेपरेट करना पड़े, इनको मुझे फार फार अवे ले जाना पड़े एक दूसरे से, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव साइन, दैट इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, दैट वी हैव टेकन अ रेफरेंस, and with reference, with respect to that reference, the potential energy can be positive and negative, ठीक है। kinetic energy will always be positive, potential energy can be positive or negative, ठीक है, since total energy is the sum of both, and in this case what we found is that the magnitude of potential energy came out to be more than that of kinetic energy, so overall total energy negative आ गया, and what negative sign is denoting is the attractive force between nucleus and electron, ठीक है। सो आई होप ये कंफ्यूजन आपका क्लियर रहेगा, बिकॉज यू माइट contemplate at some point in time what is negative energy, ठीक है। सो इट इज द potential energy that is always defined with respect to a reference, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब जब आप लोग बोर्ड मॉडल के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, एंड एक दो क्वेश्चन मैं अभी भी आपको करा देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से आई विल टेक द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो डिटरमाइन द energy of electron in first orbit of helium plus ion, ठीक है, and you will say it's a single electron species, so we noted down the formula minus 13.6 z square by n square, and you substitute the value, z का value 2 है, n का value 1 है, you will get your answer as minus 54.4 eV, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ट्रिकी बना देता हूँ, so I'll kind of ask a question with a slight change in the language, ठीक है। determine the energy required to eject electron out of the first orbit of He plus ion, ठीक है। तो इसको मैंने स्लाइटली थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एंड इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी पर लेके जाना है, राइट। सो इनिशियल एनर्जी is what we calculated above, minus 54.4 electron volt, and final will be 0, far 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 away from the nucleus, so the change in energy, which is always final minus initial, right, 0 minus minus 54.4, you will get your answer as 54.4 eV, ठीक है। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे थोड़ी सी इंक्रीज करी जाती है, जहां पर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विल बी मेड स्लाइटली मोर ट्रिकियर, ठीक है, यूजिंग दीज फॉर्मूलाज ओनली। जैसे लेट मी पिक अ क्वेश्चन फ्रॉम द FBO सेक्शन ऑफ द बुकलेट ओनली, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ पिक करता हूँ, एंड नोटिस करना, उस क्वेश्चन को केयरफुली आंसर करना, ठीक है। जस्ट अ सेकंड।
ये वाला एग्जाम्पल का आंसर दो। हाँ राइट। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, change will always be final minus initial, right? So right, अलीना का, खुशी, ऋग्वेद, सानिका, रावी, हर्ष, शेखर, हाँ राइट, आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, सो इसमें नोटिस करना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको दिया हुआ है x, ठीक है, implies पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, -2x, राइट? वाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने ऊपर आपको नोटिस करवाया था। देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको बोला जा रहा है इज x/4, so this implies potential energy final is -x/2, ठीक है। एंड नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला जा रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी अगेन एज आई सेड ऑलवेज, चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल। So यहाँ पर final is -x/2 and initial is -2x. When you will solve for it, you will get +3x/2, and hence A option will be your answer. ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस का अब नोटिस करना, थोड़ा सा हम लोग अब और कॉम्प्लिकेशंस इसमें बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना मतलब अच्छे सिंपल क्वेश्चंस तो देखो पूछने में कुछ मजा नहीं आता है, तो जेई वाले भी इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज लाइक मोर ऑफ शो ऑफ। ठीक है, तो क्या करा कि चलो थोड़ा सा इसको मसाला लगाया जाए, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड सम टर्म्स, ठीक है, सम न्यू टर्म्स टू टॉक अबाउट द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नोटिस करना, वो टर्म्स क्वेश्चन में आते जाते रहेंगे, एंड वो टर्म्स आप अगर समझोगे नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एलियन सा लगेगा, यू माइट फील करिए तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। एंड टर्म अगर समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी इजी। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें पहला टर्म आप नोटिस करना, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इज अ फैंसी टर्म फॉर n = 1। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हम लोग बोल देंगे, लोएस्ट एनर्जी स्टेट और ऑर्बिट ऑफ एन एटम और आयन। ठीक है, दैट इज व्हाट n = 1। देन there is another term which is called as excited state। ठीक है, excited state क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n > 1। सो एनर्जी लेवल्स
or you can say orbits other than ground state. They are called as excited state. अब इसमें थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी है, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना. n equal to 2 is called as the first excited state. ठीक है, n equal to 1 तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड स्टेट. n equal to 3 will be called as second excited state. ठीक है, and so on so forth. So nth orbit will be called as n minus 1th excited state, or you can say that nth excited state would mean n plus 1th orbit. ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होंगे ये सब टर्म्स. ठीक है, और भी कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर नोटिस करना. आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा टर्म है, ऑब्जर्व करना. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electron out of atom. ठीक है, जैसे यहां पर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी भेजने का है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट से far away from the atom. That is what ionization energy will mean. ठीक है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को ऐसे शॉर्ट में आई से रिप्रेजेंट कर देंगे. आई ई ऑफ He plus is what? So you will say that IE is energy final minus energy initial. What is the final energy? Far far away, E infinity minus ground state में रहेगा फर्स्ट में, तो 0 minus 13.6 into z square by n square. ठीक है, and that is what we calculated as 54.4 eV in the last example also. ठीक है, so this is the ionization energy. ठीक है, this is also sometimes called as, rightly said, binding energy. ठीक है, that this is the energy with which the electron is bound to the nucleus. ठीक है, now यहां पर अब नोटिस करना, if nothing is mentioned, ठीक है, then ionization energy means ग्राउंड स्टेट से फार फार अवे लेके जाना है. ठीक है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एज सच. ठीक है, बट अगर कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, मान लो इस तरीके से लिख के दे दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी लेके जाना है. ठीक है, बट मान लो इस तरीके से लिख लिया. ठीक है, although this is not something which is a standard way of describing, but sometimes book में मिल जाता है. ठीक है, ionization of helium plus, or in fact let me put it in this manner, ionization energy of second orbit of helium plus. ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से लिख के आ गया,
तो इसका मतलब हो जाएगा कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू इन्फिनिटी पर भेजना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो उसका डिफॉल्ट मीनिंग होता है ग्राउंड स्टेट से फार फार अवे भेजना है। बट अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए लिख के दे दिया तो दैट मीन्स उस ऑर्बिट से फार फार अवे। ठीक है, स्लाइट चेंज इन द लैंग्वेज। दिस इज लेस ऑफन यूज्ड, इनफैक्ट मुझे तो ये करेक्ट भी नहीं लगता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है ग्राउंड स्टेट से फार फार अवे, बट आई हैव सीन दिस being used in some books, some questions that you come across. So अगर आ जाए तो ठीक है, let's not make a fuss about it. It just means that from that state we have to take the electron far far away from the nucleus. ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना एक और इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा यहाँ पर, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी था, दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी। एंड यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इसका डेफिनेशन काफी क्रूशल रहेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite electron from ground state to some higher state is called excitation energy of that state. So यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको और बेटर समझाता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा है बट एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझना। लेट्स से आई एम आस्किंग यू excitation energy of third state of hydrogen atom। तो इसका मतलब क्या हो गया, that the energy required to take the electron from n equal to 1, that is the ground state, to that state. Which state? Third state. This energy E3 minus E1 is what will be your excitation energy. समझ में आया? अच्छा, अब इसमें नोटिस करना that sometimes there are slight change in the languages also. So excitation energy of third state of hydrogen atom can also be written as excitation energy of second excited state, right? क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट को मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूं। ऑल्सो नोटिस करना, इसका एक और नोमेनक्लेचर रहेगा, दिस कैन बी कॉल्ड एज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी बोल सकते हैं इसको। हाउ कम? ऑब्जर्व करना, राइट, n इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। तो ग्राउंड स्टेट से मैं n इक्वल टू 2 पे ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी।
अगर मैं ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट पे लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट पे लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, third excitation energy, and so on so forth. So as part of the nomenclature of these different excitations energy, तो हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं n=1 से n=3 वाला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज दे मीन द सेम थिंग। ठीक है, एंड इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू, यहाँ पर आपने वैल्यू कैलकुलेट करोगे -1.5 1.5 एंड माइनस 13.6, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 12.1 eV. So all these mean the same and the value is 12.1 eV. ठीक है, so sometimes in order to make the question slightly more trickier, slightly more difficult, ये terms use होंगे questions में। ठीक है, मैं एक example question आपको दिखाता हूँ जिसमें I'll be using these terms and let's see if you are able to connect the dots. एक क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ऑब्जर्व करना। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है तो पूछना एक बार, अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें लेट मी नो इफ यू हैव अ डाउट इन दीज टर्म्स। 4 टर्म्स डिस्कस करिए अपन ने। ऑलराइट, देन लेट मी टेक अ हाँ बोलो मानस, आयोनाइजेशन में ग्राउंड स्टेट से n=infinity लेके जाना है, मतलब फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी वाला पार्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इट इज जस्ट nomenclature which is used sometimes when describing excitation energy. एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन देखो, एक्साइटेशन एनर्जी कैसे डिफाइन हो रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट। ठीक है, अब हायर स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं, n=2 3 4, राइट। सो ग्राउंड स्टेट से अगर आप n=2 पे लेके गए तो दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेशन। ठीक है, एंड द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू इट विल बी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर ग्राउंड स्टेट से आप n=3 पर लेके चले गए, right, that is the second possibility, so we call it as second excitation energy। n=1 से ग्राउंड स्टेट से n=4 पे लेके चले गए, so that is the third excitation that can happen and we call it as third excitation energy। So if I ask you second excitation energy, so you should quickly read and understand that all of these transition, ठीक है, n= second excitation energy, it means from n=1 to n=3। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूँ आपको सो एज टू प्रैक्टिस दिस थिंग। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। फॉर अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द एनर्जी required to eject electron from second excited state too far away from atom is 13.6 eV. So determine Z of the sample
ठीक है, you can also identify what the sample is basically. Then B part में energy of photon required to cause an excitation from ground state to second excited state, and lambda, wavelength of photon emitted when sample de-excites from you can say first excited state. ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दो. सो ये सब है बोर मॉडल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, बट इनमें स्लाइटली मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑल दीज टर्म्स. ठीक है, तो शिवांक राइट, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट है. श्रेयस नहीं, आपका नहीं सही है. ध्रुवा, आपका भी फर्स्ट पार्ट का आंसर सही नहीं है. राइट सानिका, फर्स्ट पार्ट का सही है. राइट उद्वेग. हाँ, फर्स्ट पार्ट का सही है श्रेया आपका. अरे शिखर, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने Z पूछा है. Z का वैल्यू बताओ ना. Z का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बता रहे? नहीं 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 मानस, नहीं रावी, नहीं. केदार, सत्या, हाँ आपका आंसर सही है. सेकेंड स्टेट नहीं बोला ना मैंने, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3. इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्ड्स को ध्यान में रखो. दीज आर क्रूशियल वर्ड्स दैट कम इन क्वेश्चन. नहीं हर्ष, नॉट करेक्ट. Z स्क्वायर होता है ना, तो आपका Z का वैल्यू उसका स्क्वायर रूट आएगा. हाँ अभी ठीक है. हाँ श्रेयस, it will be not lithium but lithium 2 plus ions. ठीक है, सो यहाँ पर the correct answer is Z is equal to 3, or you can say that the sample is Li2 plus ions. ठीक है, this is the hydrogen like system that we are dealing. कैसे पता करा यहाँ पे नोटिस करना. तो यहाँ पर मुझे दिया energy required to eject the electron from second excited state. second excited state का मतलब क्या हो गया? n=3 से कहाँ पर ले जाना है? far away, that is n=infinity, right? So this excitation energy will be the change in energy which will be final minus initial, right? ये बोला जा रहा है 13.6 CV है, फाइनल तो 0 होगा और इनिशियल कितना रहेगा? -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, राइट? सो ये 13.6 कट जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Z एज 3. तो ये ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट आंसर करो.
बी पार्ट के आंसर में क्या रहेगा? बी पार्ट क्या पूछा है मैंने? एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज एन एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो इसमें किस किस ने क्या क्या आंसर दे दिया? लेट मी चेक। नहीं, शिवांग का आंसर सही है। सानिका नहीं, आपका गड़बड़ हो गया। केदार, श्रेयस सही है। नहीं श्रेया, हाँ नहीं। ध्रुवा, पूर्णा। बी पार्ट का आंसर, हाँ पूर्णा का बी पार्ट का आंसर सही है। अक्षता का भी सही है, ठीक है। हाँ सत्या, राइट। सो बी पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? बी पार्ट का आंसर आ रहा है 108.8 ईवी। दिस इज कमिंग आउट टू बी 108.8 ईवी। कैसे? यहाँ पर आप नोटिस करना, कहाँ से कहाँ एक्साइट करना है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। सो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ना, राइट। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, डेल्टा E विल बी E3 माइनस E1, ठीक है। सो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इनको आप कॉमन ले लोगे, 13.6 इंटू 3 स्क्वायर को कॉमन ले लो, राइट। और यहाँ पर 1/9 -1/9 प्लस 1 हो जाएगा ये। तो दिस विल कम आउट टू बी 13.6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 8/9। ये कैंसिल आउट होगा एंड दिस विल कम आउट टू बी 108.8 ईवी, ठीक है, राइट। नहीं, नेगेटिव साइन नहीं आएगा आस्था, देखो पॉजिटिव साइन आएगा। जिसका नेगेटिव साइन आया है, आप चेंज इज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव ओनली। आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहे हो ना, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। लेट मी हाईलाइट है, ठीक है। द पॉजिटिव साइन आई विल हाईलाइट है, पॉजिटिव साइन डिनोट्स एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। नेगेटिव साइन आता तो उसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रहा है, हाँ, ठीक है। सी पार्ट में, सी पार्ट में देखते हैं सी पार्ट का आंसर। लेट मी क्विकली कैलकुलेट। इसमें मैंने एनर्जी नहीं पूछा है, मैंने आपसे वेवलेंथ पूछा है ऑफ द फोटोन दैट इज एमिटेड। कई स्टूडेंट्स ने मुझे एनर्जी का आंसर दे दिया है, वेवलेंथ का आंसर दो। ठीक है, किस किस ने क्या क्या आंसर दिया? लेट मी चेक। हाँ पूर्णा, आपका आंसर सही है। सानिका, आपने थोड़ा सा जीरो का ऑर्डर गड़बड़ कर दिया, मतलब एक डिवाइड बाय 10 करो आपके आंसर में। हाँ राइट अक्षता। नहीं मानस। अच्छा अक्षता, लेकिन आप मुझे आंसर ना यूनिट्स के साथ दो।
in which units you are reporting the answer. हाँ, अभी साने का आपने सही आंसर दिया है. मानस, आपका आंसर सही नहीं है, आप चेक करो. नहीं केदार, आपने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू 2 हो गया ना. हाँ, नहीं आस्था, आपने कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है. देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इट डी एक्साइट्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 एंड डी एक्साइट कर रहा है तो कहाँ जा सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है, n इक्वल टू 1. दैट इज द पॉसिबिलिटी. सो डेल्टा E विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन. राइट, डेल्टा E क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस विल बी E1 minus E2, फाइनल माइनस इनिशियल. So minus 13.6 into z square by n square minus 13.6 into z square by n square. ठीक है, एंड इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो minus 91.8 eV आ जाएगा. ठीक है, what does this negative sign denote? Negative sign denotes energy is emitted, energy is released. Yes, now this is released in form of photon. So the magnitude of delta E, I can say, is the energy of photon. And because this is in the electron volts ka unit, I can kind of simplify the formula. Okay, rather than writing hc by lambda and doing the calculations in SI units, मैंने 12400 by lambda in angstrom लिख लिया. तो ये lambda in angstrom मेरा आ जाएगा 12400 upon 91.8, which is roughly 135 angstrom. ठीक है, जो नेगेटिव साइन है that denotes that the energy is emitted. ठीक है, ये समझ में आया तो कैसे इन टर्म्स को यूज करके क्वेश्चंस को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाया जाता है. अच्छा, नाउ हाँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ. ये सी पार्ट का आंसर है. अच्छा, अब इसमें sometimes what happens is that you get questions in Bohr's model जिसमें ग्राफ्स का यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो मैं आपको जो होमवर्क दूंगा आज उसमें कुछ ग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे. ठीक है, there will be some questions related to graphs, but before I give those questions, मैं quick information आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ so that solving those graphs is slightly easier for you. ठीक है, सो मैं कुछ 10 मिनट और लूंगा आपके, but let me explain those introduction to graphs. आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा, बट अगर नहीं आता है तो ध्यान से यहाँ पर फोकस करना. ये लिख लिया ना सबने? ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना. जब ग्राफ्स का डिस्कशन किया जाएगा तो नोटिस करना when I plot something versus something. ठीक है, the first something
will always be on the y axis and the second something will always be on the x axis. कुछ कुछ conventions हैं, ठीक है, आप लोगों को धीरे धीरे पिक करने पड़ेंगे. So these are some conventions. When I have a graph of something versus something, the first something goes on the y axis while the second something goes on the x axis. Now अब कुछ सैम्पल सिंपल ग्राफ्स ऑब्जर्व करना. सो लेट्स से y is directly proportional to x. ठीक है, कैसे रीड करते हैं इसको हम लोग? we say that y is directly proportional to x. ठीक है, as x increases y increases, or you can say as x decreases y also decreases. ठीक है, now इस केस में the graph is a linear graph. ठीक है, it can have some y intercept, or it can actually pass through origin, or it can have some negative intercept also. ठीक है, depending upon the true relationship. ठीक है, but the graph would be linear. ठीक है, these are the possibilities. हम इसको इस तरीके से y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, m is the slope and c is the y intercept. ठीक है, ये आप लोगों ने देखे हुए हैं थोड़े बहुत, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको कहीं पे लगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो लेट मी नो, आई विल पॉज एंड एक्सप्लेन मोर. ठीक है, नोटिस करना, sometimes you can have y directly proportional to minus x. ठीक है, y is directly proportional to minus x. इसमें क्या हो जाएगा, as x increases y decrease करेगा. ठीक है, ग्राफ अभी भी लीनियर रहेगा. ठीक है, बट नेगेटिव स्लोप के साथ में. ठीक है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप था. ठीक है, so this will be a graph something of this nature. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ रहेगा. y is equal to mx plus c रिलेशनशिप रहेगा, right? m will be the slope, but this time it will be negative. ठीक है, this will be the y intercept. ठीक है, यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने जो स्लोप लिया था वो पॉजिटिव ही लिया था. ठीक है, अच्छा, you can have y proportional to x square. ठीक है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, y is directly proportional to x square. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज अ पैराबोला. ठीक है, इसका नाम है. सो यहाँ पर भी as x increases y will increase, but y x अगर आप 1 डालोगे तो y 1 रहेगा, x अगर आप 2 डालोगे तो y actually 4 आ जाएगा. You can see that x increases much fast, y increases much faster as compared to how x will increase.
So this will be not a linear curve, it is a non-linear curve, and this is something which is called as a parabola. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ रहेगा. ठीक है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर नोट करना, instead of plotting y versus x, if I plot y versus x square, तो मेरा ग्राफ कैसा रहेगा? ये थोड़ा सा ट्रिक हो गया इस क्वेश्चन में. हाँ, राइट रावी. If I plot y versus x square, then it will be a straight line. ठीक है, आप x square को, what you can say is that let me think of x square as z. So y was proportional to x square, and if I substitute x square as z, तो इसमें क्या हो गया? Y is directly proportional to z. And what is y is directly proportional to z? It means a linear graph. समझ में आया? Right? So what is there on the x-axis is quite crucial. ठीक है, y is proportional to x square, y is proportional to say z. X square is, say, I have written as z. तो ये y versus z हो गया ग्राफ. ठीक है, ये समझ में आया ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट है तो पूछ लो. ओके, नाउ बस एक और ग्राफ में बता देता हूँ. ठीक है, एक और कॉमन ग्राफ रहता है. ठीक है, समटाइम्स देयर इज another common graph which is y versus x का बता दिया मैंने. y is proportional to 1 by x. ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे? y is directly proportional to 1 by x, or I will read this as y is inversely proportional to x. इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं. मतलब इसमें कैसा होता है? एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस. ठीक है, इसका जो ग्राफ रहता है y वर्सेस x का, उसका नाम रहता है हाइपरबोला. ठीक है, सो इफ आई प्लॉट y वर्सेस x, यू विल सी दैट x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी, एंड x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी. सो इट विल बी अ कर्व लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोला. ठीक है, इसमें नोट करना, इफ आई आस्क यू टू प्लॉट y वर्सेस 1 by x, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा? मैं रुद्र तुम्हें समझाता हूँ. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन. शिवांक राइट, रावी नहीं, इनकरेक्ट. लीनियर रहेगा ना? वापस से यहाँ पर देखो ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by x. 1 by x को आप लेट्स से z बोल दो. ठीक है, यू कॉल 1 by x as z. So y is inversely proportional to x, but y will be directly proportional to z ना. तो ये लीनियर ग्राफ आ जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? ठीक है, रुद्र एक बार वापस से देखना. यहाँ पर जैसे ऊपर
y तो x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ तो ये ऐसा कर्व आ गया, ठीक है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। बट अगर मैंने ग्राफ जो प्लॉट करा है वो y वर्सेस x नहीं प्लॉट करा है, वो y वर्सेस x स्क्वायर प्लॉट कर दिया है, राइट, तो वो कैसा रहेगा, y तो x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इट इज एज गुड एज यू कैन से x स्क्वायर इज z, ठीक है, यू कैन से दैट दिस x स्क्वायर इज z, तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया। तो ये कैसा ग्राफ था जो हमने ऊपर देखा है, जब y किसी दूसरे वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो ग्राफ कैसा रहता है, लीनियर ग्राफ रहता है, ठीक है। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आदित्य, राइट। सो आदित्य का डाउट है ये वाला, दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो इस केस में आप देखो किस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा। जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रहेगा तो उसके केस में कैसा होगा, आप x का वैल्यू मान लो इस तरीके से, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप है। तो x का वैल्यू जब आप 1 डाल रहे हो, ठीक है, x का वैल्यू आप 0 डाल रहे हो तो y कितना रहेगा 3, ठीक है। फिर आप x का वैल्यू 1 डाल रहे हो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, कम होता जा रहा है ना। x का वैल्यू आप 2 डालोगे तो y का वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा और कम हो जाएगा। तो इट इज, as you can see that as x is increasing y is going to decrease, ठीक है। and how is it going to decrease, it is going to decrease in a linear manner with a negative slope। अभी समझ में आया आदित्य? ठीक है, तो ये मैंने आपके कुछ 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर आपको एक सेट ऑफ ग्राफ्स बताए हैं। इन पे मैं थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करूंगा बट नॉट टुडे, ठीक है, आई विल नॉट ओवरशूट द टाइम एनी मोर। मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं तो आप लोग अटेम्प्ट करो एंड देन वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस, ठीक है। सो लेट मी क्लोज द लेक्चर फॉर द डे। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, द नोट्स एंड द होमवर्क एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क दूंगा तो टेक योर टाइम एंड प्रैक्टिस, ठीक है। थोड़ा सा मुझे एटॉमिक का आपको थोड़ा सा और होमवर्क देना पड़ेगा सो एज टू मेक यू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर। सो ये वीक बचा हुआ जो डेज हैं आपके टिल संडे, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर आपका मैथ्स फिजिक्स में कितना वर्कलोड चल रहा है बट अभी थोड़ा सा क्रूशल जंक्चर है तो आई वुड गिव यू स्लाइटली मोर होमवर्क, but take out extra time and do that homework, ठीक है। हाँ, देखो मानस मैं अभी नहीं दूंगा ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बाद में। मतलब आई हैव सीन दैट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज related to Bohr's model and the photoelectric effect, अगर इस पार्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी थरो प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो बाद में आपको काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं थोड़ा सा अभी आपको स्ट्रेच करना चाहूँगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके पहले मैं आपको कहाँ होमवर्क दे रहा था, लाइक आई वाज गिविंग यू दैट लीवे बिकॉज आई न्यू दैट चलो ठीक है आप मैथ्स फिजिक्स पे फोकस कर लो उस टाइम पर। अभी बीच बीच में आपको थोड़ा बैंडविड्थ केमिस्ट्री के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अपूर्वा, आई आई हैव शेयर्ड द रिकॉर्डिंग्स ना। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च करना गौरव जसोरिया, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पर क्या है मैं सब रिकॉर्डिंग्स अपडेट करता रह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डेट वाइज सॉर्ट करना तो आपको मिल जाना चाहिए कौन से दिन का लेक्चर है। वैसे तो मैं हर बार ग्रुप पे शेयर करता हूँ बट मे बी यू वुड हैव ज्वाइंड अभी और रिसेंटली तो थोड़ा सा आपको शायद नहीं मिले होंगे लेक्चर्स, बट यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो टेक केयर गाइज, थैंक यू।
Let me close today's lecture.